गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ गए हैं तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। और हम बात कर रहे थे, अई, तुम कहां से आ गए? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और हमने डिस्कस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए पेंडिंग छोड़े थे, और वो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19। तो 16, 17, 18, 19 ये जो चार क्वेश्चंस, इनके सॉल्यूशन पे डिस्कशन हमारा पेंडिंग था। 16 तो हमने कर ही लिया था, 17, 18, 19। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। सो आई हैव सॉल्यूशन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ तैयार है। हम देखते हैं कहाँ हमारे साथ मिस्टेक हुआ है और क्या चीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, मैं एक एक वर्किंग नोट की तरफ चलूंगा और उसे डिस्कस करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रेडिटर अकाउंट की। क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग बैलेंस शीट जिसे बोलते हैं, तो वो तो हम लोगों ने परफेक्टली ड्रॉ कर लिया होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी ओपनिंग बैलेंस शीट। सो वांना सी कि आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या किया है और क्या नहीं। चलिए, तो एक एक इंफॉर्मेशन पे चलेंगे। देखिए, डेटर फॉर सेल, पीआर, क्रेडिटर, फर्नीचर एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश ऑन हैंड एंड बैंक बैलेंस, ये सारे इंफॉर्मेशंस हमारे पास थे, और ये सारे इंफॉर्मेशंस आप लोगों ने अपने रिस्पेक्टिव प्लेस पे लिख दिए होंगे। इनमें मुझे कोई डिस्कस नहीं करना, मैं पॉइंट पे आता हूं। द फर्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आफ्टर अलाउइंग 2.5% डिस्काउंट। तो डेटर अकाउंट की तरफ चलते हैं। COGS 914, सेल्स निकाला, कितना आ रहा है सेल्स आप लोगों का? सेल्स और क्रेडिटर का क्या लेना देना है? तो क्रेडिटर पे चलते हैं। लाइए, क्रेडिटर फॉर परचेज, ओपनिंग बैलेंस 220, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख। ओपनिंग 20, क्लोजिंग 3 लाख। देन क्रेडिटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन में आते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर 7,74,000। पेमेंट टू क्रेडिटर 7 लाख। पर ये तो यहाँ पे भी ये गलत होगा ना। 7,74,000 है हमारे पास, कहीं ये मिसप्रिंट तो नहीं हो गया? 7,74,000 डिवाइडेड बाय 98%, 7,84,000 डिवाइडेड बाय 98%, 8 लाख। ओके, तो देर इज अ मिसप्रिंट इन क्वेश्चन। तो वी हैव अ मिसप्रिंट इन क्वेश्चन। इट्स 7,84,000। इट्स 7,84,000। 7,84,000 क्रेडिटर में कीजिएगा, 7,84,000। पेमेंट टू क्रेडिटर 7,84,000, और उससे हम डिस्काउंट निकालेंगे तो डिस्काउंट विल कम एट 16,000। बीआर इंडोर्स की इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। बीआर इंडोर्स 40,000, और इंडोर्स बीआर डिसऑनर्ड 8,000। बैलेंसिंग फिगर से यू विल गेट परचेजेस ऑफ 9
12,000. So fine, there is a difference और there is a mistake in question, तो वो आपने rectify कर लिया, तो हमें ये यहाँ तक का तो अमाउंट मिल गया. ठीक है, अब चलते हैं परचेजेस. हमारे पास आ गई है, परचेजेस को यूज करते हैं COGS. परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 9,12,000 और परचेजेस में नेट परचेजेस या नेट रिटर्न 18,000 का गुड्स हमने एडवर्टाइजिंग में लिया था, तो 9,12,000 माइनस 18,000, तो योर परचेजेस विल कम 8,94,000. Perfect. Opening stock plus purchases minus closing stock, COGS will be 9,14,000. COGS will be 9,14,000. ओके, COGS आ गया. अब सेल्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. कैश सेल्स इज 1/3 ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स इज 1/3, दैट इज 33.33% ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स. तो उस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं और निकालते हैं कि कितना हमारा मैं 17 पे हूं ना. अच्छा, मैंने ये 18 से लाइन पढ़ दी, सॉरी. Sales are affected as realize the GP of 33.33% on the sale proceed. और इसमें हमारे पास सारी सेल और परचेस क्रेडिट पे है, तो इसका हाफ हो गया. ये जो सेल आई है इसका हाफ 4,57,000 COGS. 4,57,000 COGS. और GP गिवन है. GP is provided. GP is provided. GP is 33.33% on sale proceed. 1/3 of sales का मतलब 1/2 of cost, तो half of cost ऐड कर दो इसमें, तो ये आ गया हमारे पास 13,71,000 is the amount of sales. Amount of sales is 13,71,000. पहुंच गए यहां तक. Purchases we have, COGS we have, amount of sales we have. Everything is clear? यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक बार देख लो अपना क्रेडिटर अकाउंट. एक करेक्शन कर लेना, एक फिगर में करेक्शन था वो आपने कर लिया होगा. डन. ओके, सेल्स एंड जीपी. डेटर अकाउंट पे चलते हैं. आइए डेटर अकाउंट पे. डेटर अकाउंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स. डेटर्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000 इज ओपनिंग. सेल्स 13,71,000 अभी ऊपर कैलकुलेट किया हमने. ठीक है. बीआर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मिसिंग है हमारे पास. बीआर से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है. बीआर से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन है. एंड हियर ड्यूरिंग द ईयर बीआर ऑफ 2 lakh वर ड्रॉन ऑन डेटर. 2 lakh रुपीस के बीआर ड्रॉन ऑन डेटर. बीआर ड्रॉन ऑन डेटर. एंट्री विल बी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. बीआर ड्रॉन ऑन डेटर. 2 lakh रुपीस के बीआर ड्रॉन ऑन डेटर. कोई डाउट? ठीक है. और बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी गिवन है हमें. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 11,70,000 आफ्टर 2.5% डिस्काउंट, तो वो हमने चेक कर ही लिया था. 11,70,000 आफ्टर 2.5% डिस्काउंट, तो ये कलेक्शन आ गया 11,70,000 एंड 2.5% डिस्काउंट ये हमने कैलकुलेट कर लिया. ये मैंने कल आपको लिखवाया था फॉर्मूला इस तरह से. 11,70,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 97.5, तो डिस्काउंट का अमाउंट भी आ गया. जो बिल हमने क्रेडिटर को इंडोर्स किए थे और वो डिसऑनर हो गए थे, डिसऑनर पे एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो ये आ गया टू क्रेडिटर डिसऑनर बिल. तो बैलेंसिंग फिगर से डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आ गया होगा. फाइन. तो
यहां तक मुझे एक चीज समझ में आई कि सिर्फ वो एक अमाउंट की 7,84,000 से 7,74,000 जो मिसप्रिंट था उसकी वजह से आपके कैलकुलेशंस नहीं हुए, बाकी तो सही थे आप। बिल्कुल सही, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीआर पे आ जाते हैं। बीआर ओपनिंग क्लोजिंग बोथ आर मिसिंग। अब बोथ आर मिसिंग तो एक चीज यूं मान के चलेंगे कि हमारे पास ओपनिंग बीआर नहीं है, मिसिंग नहीं है, डैश लगा हुआ है वहां पे, तो ओपनिंग बीआर हमारे पास अवेलेबल नहीं है या ओपनिंग बीआर है ही नहीं। ओपनिंग बीआर नहीं है तो ओपनिंग बीआर पे डैश लगाया है और उसके बाद आगे चलते हैं। क्रेडिटर को बिल इंडोर्स्ड, नया बिल एक्सेप्टेंस, बिल डिस्काउंटेड, और बिल जो हमने डिस्काउंट किया उस पर 2% डिस्काउंट था, ये 2% बिल डिस्काउंटेड का डिस्काउंट, और बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग बीआर आ गया। ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, क्या ही को टेंशन ले रहे थे। तो इसीलिए मैं आंसर नहीं बताता हूं, आंसर बताने से पहले, आंसर बताने से क्या है कि कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है। तो छोटा सा गड़बड़ हुआ, उस जो मिसप्रिंट की वजह से आप लोगों का आंसर नहीं आया था, लेकिन आप लोग कर तो सही रहे थे ना। तो बस कॉन्फिडेंस शैटर्ड मत करो यार, सब कुछ आता है, समझ गए हो, सब कुछ आने लगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलें आगे। चलिए, डेटर क्रेडिटर बीआर ऑल सेट, परचेज सेल ओपनिंग क्लोजिंग जीपी ऑल गुड। ट्रेडिंग तो बनी गया होगा, तो ट्रेडिंग पे आ जाओ, एक बार ट्रेडिंग चेक कर लो फटाफट। अवेलेबल 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 अवेलेबल, कुछ करना ही नहीं है, जीपी तक अवेलेबल है हमारे पास, कैलकुलेट करके ले आए हम। तो ट्रेडिंग का काम कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिएगा गाइस, जिसके पास भी नोटेड नहीं है फटाफट से, ट्रेडिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब एक्सपेंसेस के अकाउंट पे चलेंगे। चलेगा, आपने अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन अकाउंट बनाते हो तो ज्यादा इजी रहता है। मैं एक्सपेंसेस के अकाउंट पे आ रहा हूं। नेक्स्ट कैलकुलेशन इज ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वेयर इट इज, हियर इट इज, हियर इट इज, हियर वी गो। हमारे पास एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 40,000 ओपनिंग लाइबिलिटी, 36,000 क्लोजिंग रिवर्स साइड। प्रीपेड एक्सपेंसेस 12,000 ओपनिंग एंड 14,000 क्लोजिंग। ये मैंने आपको एक्सपेंसेस का अकाउंट सिखाया था, तब समझाया था। क्लियर है सभी को ये वाला पॉइंट? यस, वेरी गुड, ये सबको पता है, यहां पे कोई डाउट नहीं है। नाउ ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ एक्सपेंसेस से रिलेटेड? तो पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस गिवन है। पेमेंट अकाउंट, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का एंट्री होता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये टू बैंक 350, तो ये आपका आ गया पी एंड एल में कितना एक्सपेंसेस डेबिट होगा, ये तो आ गया होगा। परफेक्ट, क्या बात है यार, अब बच्चा ही क्या, अभी आ जाएगी, सब आ जाएगी। जब इतना कुछ आ गया है तो बाकी बचा ही क्या है, एक्सपेंस। गड़बड़ हो जाएगा ना बेटा कैश लिख दोगे तो, क्योंकि ये बैंक ट्रांजेक्शन लिखा है, रिसीट एंड पेमेंट लिख रखा है, लेकिन बैंक ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं सारे। मैं एक लाइन और चेक कर लेते हैं। इतने बड़े ट्रांजेक्शन कैश में होते भी नहीं है, तो कैश ट्रांजेक्शन होगा तो थोड़ा सा वहां पे, अब ये देखिए इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है तो कंप्लीट ही होता तो फिर हमें दिमाग क्यों लगाना होता था, फिर तो हम 11th क्लास के स्टूडेंट को बिठा देते, वही बना देता डेबिट क्रेडिट, तो ठीक है, उनके भी तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बचपन में पढ़ाते हैं ना। अरे क्या बात कर रहे हो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पूरा चैप्टर है सीबीएसई 11th के अंदर, जहां टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स, ये सब कुछ बनाया है, पर उस एक्सटेंट पे नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो वहां से उठा के लाए ना। देखो वो उस चर्चा पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फर्नीचर। तो फर्नीचर पे अकाउंट बना के करना चाहोगे या एडजस्टमेंट, चॉइस इज योर्स। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस एंड फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल था। ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्नीचर परचेज किया 20,000, ये परचेज आ गया, और बैलेंसिंग फिगर आपका एक तरह से डेप्रीसिएशन आ गया। परफेक्ट, वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सही है। यही यार। नाउ कैश एंड बैंक अकाउंट की तरफ आ रहे हैं। नोट कर लेना गाइस, आंसर सारे आपके सामने हैं, वेरीफाई कर लीजिए, नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो अभी जो क्लास शुरू होने से पहले कुछ का
मॉरल डाउन हो गया था, वो एकदम से अभी हाई हो गया है, बूस्ट हो गया है। अरे ये तो सब कुछ सही था यार, साला गलती मेरा नहीं था, गलती तो सर का था। अमाउंट ही गलत लिख के दे दिया और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर उनका निकाल दो। ठीक है यार, मेरा गलती था, मैंने मिसप्रिंट करके दिया। तो पहले ही पूछ लेते थे तो तुम मेरे को ना, तो मैं कल ही तुम्हारा पूरा दिन खराब नहीं होने देता था चलो एनीवेज, कैश एंड बैंक पे आते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बोथ आर अवेलेबल एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों अवेलेबल है। नोटेड। डबल एंट्रीज उठाओ, जितने भी इन्होंने रिसीट पेमेंट्स दिए वो तो सारे के सारे हम यहाँ पे पुट कर दें। पहला कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 7 लाख, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 11 लाख 70,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 11 लाख 70,000, पेमेंट टू क्रेडिटर 7 लाख 74,000 नहीं 84,000, प्रोसीड्स ऑफ बीआर, बीआर से रिसीव हुआ 1,22,500, बीआर डिस्काउंटेड। देन प्रोप्राइटर्स ड्राइंग, जिसमें से 140 में से 140 में से कुछ कैश और कुछ गिवन है, नो नथिंग इज गिवन, तो ड्राइंग पूरा का पूरा 140। देखो कैश और बैंक में, वो बैंक में आपको लिखना चाहिए था एनीवेज, तो कैश में लिखा तो बेटा कैश आपका बहुत ज्यादा आ जाएगा और सारा ही कैश इम्बैलेंस हो जाएगा, नहीं होगा, टेंशन मत लो। रीजन बीइंग, यदि आपने ये कैश में भी लिखा है तो बैंक बैलेंस मैच नहीं हो रहा होगा ना, तो बैंक में डिपॉजिट आई होगी, तो कैश से बैंक में डिपॉजिट की एंट्री डल जाएगी। गलत नहीं है वो, यू आर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे स्पेसिफाई नहीं है कि सच आर इन कैश और बैंक, तो जो तो बैंक से होने वाला है वो बैंक से ही होगा। जैसे डेटर बैंक से ही होगा, बीआर बैंक से ही होगा, क्रेडिटर बैंक से ही होगा, क्योंकि तो क्लियरली मेंशन था। अब आपने ड्राइंग कैश में कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैंक बैलेंस शॉर्ट आएगा, तो बैंक बैलेंस शॉर्ट, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों मालूम है ना हमें, अभी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों हमें मालूम है और वो क्लोजिंग वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो बैंक में कहीं से मनी तो आई होगी या मनी कम हुई होगी, तो वो अपने आप आपके पास वेरिफिकेशन आ जाएगी। चलिए उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर 20,000, ये रहा। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज किया है 1,92,000, इट्स कम्स। एक्सपेंसेस 3,50,000, हियर इट इज। मिसलिनियस इनकम 10,000, अज्यूम कर लिया, अज्यूम ही तो करना पड़ेगा, चॉइस नहीं है, कैश में अज्यूम कर लिया है आपने, बैंक में अज्यूम कर लो चलेगा। अब देखो अपने आप क्या हो रहा है, बैंक में शॉर्टेज आ रहा है, तो इसका कॉन्ट्रा एंट्री 11,000 से बना है। आपका जो शॉर्टेज होगा, वो जो भी शॉर्टेज होगा बैंक में, उसका एक कॉन्ट्रा एंट्री डालना पड़ेगा, तो अपने आप अपना निकालो। आपने जो जिधर रखा है, कैश में रखा है, बैंक में रखा है, नो प्रॉब्लम, जिधर भी रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना बैलेंस निकालो। बैंक में देखो डेबिट क्रेडिट में कहां शॉर्टेज आ रहा है, बैंक के डेबिट और क्रेडिट में देखो कहां शॉर्टेज आ रहा है। देखिए फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे एक बार। कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर बाय द प्रोप्राइटर बाय चेक वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक चेक से किया है तो अमाउंट मालूम नहीं। दो द क्लोजिंग बैंक बैलेंस was 9,500 as shown above is after taking the same into account। ये 95,000 का क्लोजिंग बैंक बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस कह रहा है कि हमने वो कैश डिपॉजिटेड या एडिशनल कैपिटल डिपॉजिटेड का एंट्री करने के बाद का है, तो बैलेंस तो सही है हमारा, अभी बैलेंस तो सही है हमारा। अब ये इसका मतलब कैपिटल की यहां पे एंट्री हो चुकी होगी, अब ये कैपिटल कहां से निकाल के लाऊंगा, तो ये कैपिटल यहां से कहीं से वर्किंग नोट से निकल के आएगी और वो एंट्री बैंक में डलेगी, और फिर जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपका कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। तो हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि कैश में हुआ या बैंक में, हमारा प्रॉब्लम ये है कि सर ये एडिशनल कैपिटल है कितना, ये एडिशनल कैपिटल का अमाउंट चाहिए हमें, और एडिशनल कैपिटल का अमाउंट निकालने के लिए अदर इंफॉर्मेशन पे चलना पड़ेगा। आपके पास ओपनिंग कैपिटल बन गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गया,
लिसन मी, ओपनिंग कैपिटल आ गया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया। अरे बैलेंस शीट का पूरा फिगर है आपके पास, क्लोजिंग कैपिटल का, बैलेंस शीट क्लोजिंग सारा फिगर है आपके पास, तो वहां से कैपिटल आ गया, प्रॉफिट नेट पीएनएल से आ गया, ड्राइंग गिवन है, मिसिंग क्या होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर? अरे हर बार जरूरी तो नहीं है कि मैं कैपिटल का बैलेंस यहां से लाऊं, रिवर्स चलो, कैपिटल का बैलेंस है, आप बैलेंस शीट बना लो पहले, लीव दिस, बैलेंस शीट पे आओ, पीएनएल कंप्लीट करें पहले, बस दैट इज द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन कि इसमें एडिशनल कैपिटल क्या होगा वो मिसिंग है। अरे क्या टेंशन लेना है, वी हैव ओपनिंग बैलेंस शीट, वी हैव क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो दोनों बैलेंस शीट से ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल मिल गया, वी हैव ड्रॉइंग और वी कैन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट फ्रॉम हियर, तो कैपिटल अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। हम बैलेंस शीट मैच करने जाते हैं, हम बैलेंस शीट मैच करने नहीं जाएंगे, बैलेंस शीट से बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकालेंगे। देखते हैं आपने क्या गड़बड़ छोड़ दिया, बैलेंस शीट मैच करवाऊंगा। चलिए सबसे पहले एक बार पीएनएल मैच कर लेते हैं, क्वाइट पॉसिबल कि वहां कुछ गड़बड़ हुआ हो ना, तो बैलेंस शीट एक बार मैच कर लेते हैं हम। एक्सपेंसेस 344 डन, डिस्काउंट अलाउड दोनों डन, बीआर और डेटर से, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस गिवन है डन, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर डन, मिसलिनियस इनकम गिवन थी डन, डिस्काउंट रिसीव्ड डन, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आपने इन्वेस्ट किया उस पे इंटरेस्ट, उस पे 4000 का इंटरेस्ट डन, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और याद रखना ये आउटस्टैंडिंग में लाइबिलिटी असेट में भी जाएगा। कोई डाउट हो यहां तक तो बोलो पहले, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट आ गया, तो सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, चेक कर लीजिए, नेट प्रॉफिट सभी का आ जाना चाहिए। ओके, ओके चलिए अब बैलेंस शीट पे आता हूं, देखना बैलेंस शीट समझना। फर्नीचर 1,27,000 क्लोजिंग मालूम था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1,92,000, ये आपने असेट में नहीं लिखी होगी, क्यों नहीं लिखी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया, इट्स योर इन्वेस्टमेंट, न्यू असेट क्रिएटेड ड्यूरिंग द ईयर, लिखिए, वेरी गुड। चलो परचेस प्राइस पे जितना अमाउंट आपने एक्चुअली इन्वेस्ट किया वो अमाउंट, नॉट द फेस वैल्यू, कभी भी इन्वेस्टमेंट्स फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होते, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश, बैंक बैलेंस और प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट, सारी चीजें आ गई, चेक कर लेना भाई, चेक कर लो गाइस, बैलेंस शीट का असेट साइड चेक कर लो। क्लियर है? इन लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिटर्स आ गए, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल है, बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 8,23,500, 8,23,500, 8,23,500। बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल मिल गया, डायरेक्ट लिख दो इसको कैपिटल, वट एवर बैलेंस इज देयर इन योर कैपिटल अकाउंट उसको लिख दीजिए कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर।
अब एडिशनल कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट बना दीजिए, यू विल गेट एडिशनल कैपिटल। चलो भैया बोलो बोलो फटाफट। कैपिटल अकाउंट, इफ यू वांट सी कैपिटल अकाउंट तो आई हैव हियर ओपनिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग बैलेंस, ड्राइंग। तो बैलेंसिंग फिगर से आ गई आपको 1,72,000 की एडिशनल कैपिटल। गुड, ओके। तो ये था एक बढ़िया सा क्वेश्चन। कुछ पूछना है तो बताइए अब, अभी ठीक है। हैव यू ट्राइड 18? ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 18 को भी इसी तरह से एक बार चेक करते हैं, क्योंकि 18 क्वेश्चन को हमने डिस्कस तो किया था। देखते हैं, क्या पता उसमें कोई मिसप्रिंट हो गई हो। चलो बढ़िया, वेरी गुड। ट्राई इज, आपने ट्राई किया, दैट इज इंपॉर्टेंट यार। कहां तक पहुंचे, कितना करेक्ट, कहां छोटा सा कोई, इसमें भी क्या था, एक ही छोटा सा मिस्टेक था कि हमें कैपिटल पता नहीं चल रहा था कि एडिशनल कैपिटल कहां से लाएं। तो एक रिवर्स कैलकुलेशन था। बैलेंस शीट के सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी द कैपिटल। व्हाई यू आर ट्राइंग टू मैच द बैलेंस शीट। थिंक कि बैलेंस शीट का असेट साइड मुझे मालूम है, लाइबिलिटी साइड का कैपिटल नहीं ला पा रहा हूं, बिकॉज अनटिल अनलेस यू विल गेट द क्लोज एडिशनल कैपिटल, आपको कैपिटल नहीं मिलेगा। तो लेट अज्यूम ना द बैलेंस इज कैपिटल। ठीक है, चलो तो आओ इस क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा। ओके, तो फर्स्ट जीपी रेट 20% मालूम है हमें, और ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 पिछले साल का मालूम है। तो ये प्रीवियस ईयर सेल हमने निकाल लिया था कल। लास्ट ईयर सेल इज 4 लाख, एंड इन करंट ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग 80,000, 20% हायर। So our current year sales comes at 4 lakh, and on that 4 lakh 80,000, 25% cash sales, 25% cash, cash sales is 1/3 of credit। तो हो गया ना, 1/4 ऑफ टोटल। ये कैश सेल्स 25% निकाला और ये क्रेडिट सेल आ गया। यहां तक कोई बात हो तो बताएं। 1,20,000 is your cash sales and 3,60,000 is your credit sales। बना लीजिए ये स्टेटमेंट, यहां तक आ जाइए।
एंड सेल्स रिटर्न भी गिवन है 1/7, where it is, let me, sales return 1/7 of gross credit sales. तो ग्रॉस क्रेडिट सेल्स आपके पास, ये नेट क्रेडिट सेल्स है, तो 60,000 रुपीज का आपका सेल रिटर्न आ गया। वेरी गुड, बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर, सही बताया आप लोगों ने। तो यहां तक एवरीथिंग इज ओके। ये 420 पहले निकलेगा हमारा, हम इस कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं, तो हम सीधा सीधा चल रहे हैं। दिस नेट क्रेडिट सेल्स इज, if 1/7 is sales return, so this sale is equal to 6/7. So your total sales will be 7/6, that is 420. और इन दोनों का डिफरेंस सेल्स रिटर्न हो गया आपका 60,000। यहां तक सब कुछ क्लियर? स्टेटमेंट ड्रॉ करके कंफर्म कर लीजिए, हाँ बिल्कुल बात समझ में आ गई। ओके, अब चलते हैं परचेज की कैलकुलेशन पे। परचेज की कैलकुलेशन पे आते हैं। करंट ईयर का टोटल सेल्स 4,80,000 और जीपी मालूम है 20% दे रखा है। जीपी यूनिफॉर्म है, जो लास्ट ईयर था वो भी वही इस साल होगा। ये जीपी माइनस किया, सीओजीएस आ गया। सीओजीएस तक कोई है तो बताओ। और जब सीओजीएस आता है और ओपनिंग स्टॉक मालूम होता है, क्लोजिंग स्टॉक मालूम होता है, तो परचेजेस तो निकल ही जाता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सीओजीएस। तो सीओजीएस हमारे पास है, तो परचेजेस विल बी सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यूज द इक्वेशन। तो ये प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 432 परचेजेस आ गई। क्लियर? चलिए, अब इसमें वही कैश और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। 1/6 कैश परचेज है इसमें से, रिमेनिंग क्रेडिट आ गया, और क्रेडिट के साथ भी वही सेम कंपोजिशन परचेज रिटर्न वाला। तो ये पहले ये निकलेगा और ये परचेज रिटर्न निकलेगा। इसको कैसे निकालोगे? वही 3,60,000 इंटू 7/6। ओके, तो यहां तक तो पहुंच गए, सभी पहुंच गए होंगे। बताइए कोई और पॉइंट यहां तक, कोई डाउटफुल मैटर हो तो। चलें आगे। ओके, तो इन क्वेश्चन नंबर 18 ओपनिंग बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल था। परचेज, सेल्स, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, एवरीथिंग इज डन। अदर पॉइंट्स पे आते हैं। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, एवरीथिंग इज डन। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स, डेटर अकाउंट पे आते हैं। सो डेटर में वी हैव ओपनिंग बैलेंस ऑफ 50,000, डन। कैश क्रेडिट सेल्स 4,20,000 निकाल ही लिया था हमने, और सेल्स रिटर्न 60,000 कैलकुलेटेड ही है हमारे पास। कलेक्शन फ्रॉम डेटर आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट टू 3,32,500, of which 80% were in cash। 3,32,000 का 500 का हमारा टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आया है। तो 3,32,500 का टोटल कलेक्शन फ्रॉम डेटर आया, और उसमें से बोल रहा है 80% किसमें है? कैश में। 3,32,500
32,500। 2,60,000 66,000 कैश में और 66,500 बैंक में। ठीक है, उसके बाद इसमें डिस्काउंट भी हमने निकाल ही लिया, डिवाइडेड बाय 95 इंटू 5, ये डिस्काउंट आ गया 17,500। अभी क्या बचा बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस 60,000। क्या नहीं आया था अभी तक? अभी तक सब सही चल रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी तक सबका सही मैच हो रहा है, यहां तक एवरीथिंग इज ओके। ओके, आगे चलते हैं। डेटर हो गया, क्रेडिटर पे आ जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर वी हैव, इट इज 25,000। परचेजेस मिल गया, परचेज रिटर्न मिल गया। पेमेंट टू क्रेडिटर आफ्टर डिस्काउंट 3,37,250, ऑफ विच 80% बाय वे ऑफ चेक। तो 337,250, इसका 80% बाय वे ऑफ चेक 269,800 चेक से, बाकी कैश में। और डिस्काउंट रिसीव्ड, बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्रेडिटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक कर लो बेटा क्रेडिटर आराम से, क्या चीज नहीं लिखा। चलें आगे। ओके, क्रेडिटर डन। बिजनेस एक्सपेंसेस, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास बिजनेस एक्सपेंसेस की थी, तो मैं आता हूं बिजनेस एक्सपेंसेस के अकाउंट बनाते हैं। हियर इट इज, आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड बिजनेस एक्सपेंसेस दोनों हैं क्वेश्चन के अंदर। 55 आउटस्टैंडिंग, 20 प्रीपेड। 55 आउटस्टैंडिंग बिजनेस एक्सपेंसेस एंड 20,000 प्रीपेड बिजनेस एक्सपेंसेस दोनों है मेरे पास। नाउ व्हाट सर, बिजनेस एक्सपेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यदि हम देखने चलें तो इसमें हमें लिखा है इनडायरेक्ट बिजनेस एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 14,250 एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, नॉट द पेमेंट। इस साल का खर्चा हुआ कितना, 14,250, तो पी एंडल में जाएगा 14,250। ये पी एंडल का फिगर हमें मालूम है यहाँ पे 14,250। of the business expenses 10,000 were outstanding and 2,750 were prepaid। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग प्रीपेड दे दिया। 80% एक्सपेंसेस वर पेड बाय चेक। इन दोनों को भूल जाओ, पहले बैलेंसिंग फिगर निकालो। जो बैलेंसिंग फिगर निकालोगे वो पेमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाएगा, निकालो। ये आ रहा है 42,000। डिफरेंस ऑफ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 42,000 आ रहा है। 42,000 हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर आ रहा है। जो 42,000 है उसका 80% 33,600 बैंक में जाने दो और बाकी कैश में जाने दो। अभी बोलो। क्लियर? नाउ एक्सपेंसेस हो गया। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 60,000, पहले से 60 का था, टोटल हो गया 120 और उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे। चलो 6 मंथ लगेगा 60 पे और पूरा 1 ईयर लगेगा ओपनिंग 60 पे। नहीं,
सॉरी, हम इनकम टैक्स से अकाउंटिंग नहीं करते बाबू। इनकम टैक्स का लॉजिक इनकम टैक्स की क्लास में रखो। उनकी जरूरत होती है साल के एंड में, वो भी एंड होने के बाद, और हमारी जरूरत होती है पूरे साल। तो हम पूरे साल अपने तरीके से अकाउंटिंग करेंगे, वो ईयर एंड के बाद आके बोलेंगे कि टैक्स हम आपका ऐसे कैलकुलेट करेंगे। दे आर नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉ योर अकाउंट्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, दे आर सेइंग कि वी विल कैलकुलेट योर टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अकाउंटिंग किस बेसिस पे होगी? अकाउंटिंग होगी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कंसेप्शंस और कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कंपनी के अकाउंट होंगे एज पर कंपनीज एक्ट। डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है? इनकम टैक्स बोलता है WDV, ब्लॉक सिस्टम, लेकिन हमें तो WDV भी बताया गया, हमें तो स्ट्रेट लाइन मेथड भी बताया गया है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कौन डिसाइड कर रहा है? इनकम टैक्स भी डिसाइड कर रहा है, कंपनीज एक्ट भी डिसाइड कर रहा है। कौन सी लगाओगे? आपकी मर्जी हो जो लगाओ। टैक्स कैलकुलेशन के लिए इनकम टैक्स की रेट यूज करेगा, और हम अपनी अकाउंटिंग के लिए अपना तरीका यूज करेंगे। तो अकाउंटिंग इज टोटली बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स, नॉट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। अब आते हैं आगे। इसमें फिक्स एसेट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, फिक्स एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक बार चेक कर लेते हैं। फिक्स एसेट्स परचेज्ड 60, ओपनिंग 60, परचेज 60, ठीक है। ओपनिंग 60, परचेज 60। फिक्स एसेट से रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 1 में, राइट्स अकर्ड, और 20,000 रुपए का फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 20,000 रुपए थी जल गया। लॉस बाय फायर 20,000। वो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो स्टार्ट में दी थी वो मिस हो गई, तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। लॉस बाय फायर 20,000, और अब डेप्रीशिएशन लगेगा तो 60 पे, और 60 प्लस 60 माइनस 20 कितना हुआ? 1 लाख। 1 लाख पे लगेगा, जिसमें से 60,000 पे पूरा और 40,000 पे 6 मंथ, या तो ये, या 40,000 पे पूरा और 60,000 पे 6 मंथ। अब यही एक प्रॉब्लम है यहां पे हमारे पास, रीजन बीइंग क्योंकि यहां पे जो रेट ऑफ डेप्रीशिएशन दिया है, पढ़ो उसको। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज 10%। अब 10% में मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि जो फायर लगा वो कब लगा? 31 मार्च को। लेकिन दूसरा ये प्रॉब्लम है कि वो जो आग लगा वो कौन से वाले फर्नीचर को लगा? ओपनिंग वाले फर्नीचर को लगा, या ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया उस फर्नीचर को आग लगा? तो अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड होगा कि डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो अजम्पशन ले लेंगे, जो भी अजम्पशन लेना है, पुराना वाला जल गया, नया वाला बच गया। और दूसरी चीज, यहां पे जो रेट लिखा है 10%, दैट इज नॉट पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट 10% लगा दो, कोई टाइम कंसीडर नहीं होगा। छोटा छोटा सा बारीकी, पर अनम, एनुअल डेप्रीशिएशन नहीं दिया है। ये बोला फर्नीचर जो भी है उस पर 10% डेप्रीशिएशन लगा दो। तो मेरे पास फर्नीचर 1 लाख का बचा हुआ है, 1 लाख के पर पूरा 10%, 10,000 का डेप्रीशिएशन ठोको, काम खत्म। 90,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट। ठीक है, अब बचा हमारा कैश एंड बैंक, कैश बुक। अमाउंट बोलता जा रहा हूं, चेक करते चलिए। ओपनिंग बैलेंसेस अवेलेबल गिवन है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दोनों गिवन है, एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स दोनों गिवन है। ये हमने निकाल लिए हैं।
पेमेंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस, कैश एंड बैंक दोनों हमने निकाल लिए। कैश परचेज कैलकुलेटेड 72,000, चेक कर लो बेटा, आ गई थी ना 72,000। और कैश सेल्स भी आ गई थी, दिस वन नॉट दिस वन, 120, कैश सेल्स भी आ गई 120। दिस दिस दिस, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। परचेज ऑफ असेट 60 बैंक में। आराम से देखें, आराम से देखें, एक एक पॉइंट आराम से। आ रहा है अभी, यहां तक हो जाए तो बोलना। नेक्स्ट क्या है सर? एक्सपेंसेस पे किए थे हमने, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस निकल के आ गया था, ये पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस दोनों लिख दिए, ड्राइंग्स दोनों लिख दी, ड्राइंग्स भी मालूम है। अब हमें यहाँ बैलेंस के नाम पे क्या दिया है चेक कर लेते हैं। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक दिया हुआ है 1,40,000, कॉन्ट्रा एंट्री 1,40,000 कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है या बेची है? परचेज की है गवर्नमेंट सिक्योरिटी 9600, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गया 9600। ठीक है, द अमाउंट डिफ्लेटेड बाय कैशियर टू बी रिटर्न ऑफ टू P&L वो हमें निकालना है। तो बैलेंस निकालो कैश का क्या आ रहा है, 23,150 करेक्ट, ये आ गया कैश डिफ्लेक्टेड। $1,21,500 परफेक्ट। $121,500, बैंक बैलेंस 1,21,500। सो आई थिंक पॉइंट क्लियर। अब बचाई क्या क्वेश्चन में? 100 रुपए का दिक्कत कैसे आएगा? ये लो, नोट करो पूरा, फटाफट चेक करो।
कैलकुलेटर का दिक्कत है बेटा आपका, और कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलो, कैश एंड बैंक हो गया। अब फिक्स एसेट्स, डेटर, क्रेडिटर, सब कुछ डन। ट्रेडिंग पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, फटाफट आ जाओ। ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट वेरीफाई करेंगे फटाफट से। ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट को, ओपनिंग स्टॉक मालूम था, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, परचेज रिटर्न, परचेजेस मालूम है, सेल्स मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, जीपी भी मालूम है। मालूम ही तो है जीपी, हमने तो जीपी ऐड करके ही तो निकाला है, हमें पहले से जीपी मालूम है। पी एंड एल चेक करते हैं। बिजनेस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, लॉस बाय फायर, असेट का 20,000, डेप्रीसिएशन असेट पे, लॉस बाय इम्बेल्समेंट कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी है उसका इंटरेस्ट मत भूल जाना, 200 रुपीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी है उनका इंटरेस्ट 200 रुपीज, डोंट फॉरगेट दैट। करेक्ट, 29,050, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ हाँ, चलते हैं, पीएनएल हो जाने दो सबका, बिल्कुल बैलेंस शीट पे चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा स्क्रीन क्लियर, ओके। नाउ बैलेंस शीट। फिक्स एसेट्स 1,08,000, फिक्स एसेट्स 1,08,000, ओपनिंग, नहीं फिक्स एसेट्स 90,000, सॉरी ऊपर नीचे हो रहा है वो फिगर, ये है फिक्स एसेट्स 90, क्लोजिंग स्टॉक 1,08,000, मालूम ही है तो। डेटर्स मालूम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस मालूम है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मालूम है, अक्रूड इंटरेस्ट मालूम है, सब सही है। और लाइबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट आया था, बैंक ओवरड्राफ्ट था, क्रेडिट साइड ज्यादा थी, असेट में मत लिख देना बैंक बैलेंस, भावुक मत हो जाओ इतना। और कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, नेट प्रॉफिट निकल लिया, ड्राइंग गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,09,500, क्रेडिटर 30, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10, टोटल चेक कर लो बैलेंस शीट का 270,500। चलिए बताइए क्या कहती है जनता। तो आई थिंक ऐसा था नहीं कुछ, फैक्ट्री शेड, फैक्ट्री शेड में जो आग लगी थी वो रह गया था बस, क्वेश्चन को पूरा मार्क करना पड़ेगा। ओके, ऑल सेट। बस ये है कि क्वेश्चन देख के घबराना मत यार, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराओ मत यार, यदि आ गया 20 मार्क्स में आ गया तो। सो
क्वेश्चन 18 कंप्लीट. Wanna discuss 19? Okay, now you wanna try up. Okay, question number 19 में almost same चीज था. The one different thing, जो one नया different point है, let me explain that different part of the question 90. तो आपको कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से कहीं प्रॉब्लम रहेगा. In question number 19, the point number 3, point number 2, टर्म ऑफ क्रेडिट डेटर्स का 2 मंथ दिया हुआ है. सेम यूनिफॉर्म जीपी रेट लास्ट ईयर 20%, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एंड ऑल. लेकिन बस यहाँ एक चीज मिसिंग है कि सर लास्ट ईयर का जीपी रेट दिया है, पिछले क्वेश्चन में लास्ट ईयर का सेल भी दिया था. जीपी रेट के साथ जीपी दिया था, जिससे हमने लास्ट ईयर का सेल्स निकाल लिया था. बट दिस ईयर इन दिस क्वेश्चन एग्जैक्ट होल क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम. बस वो एक पॉइंट गायब है. तो सिर्फ वो पॉइंट बता देता हूं, उसके बाद आप ये क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, नहीं भी करते हैं तो चलेगा. सिर्फ वो पॉइंट का कैलकुलेशन, बिकॉज सेम क्वेश्चन है, सारी की सारी चीजें हमें सेम डालनी है. तो क्वेश्चन नंबर 19. नंबर गलत दिखाया मैंने सॉल्यूशन में, या क्वेश्चन मिसिंग है? क्वेश्चन मिसिंग है. चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं फिर. टर्म ऑफ क्रेडिट डेटर 2 मंथ का मतलब क्या है? जो डेटर का आपका बैलेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2 मंथ सेल्स. टर्म ऑफ क्रेडिट का मतलब इन जनरल हम डेटर्स को 2 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं. ये टर्म कैसे कैलकुलेट होता है? ये टर्म कैलकुलेट कैसे होता है? लेट्स सी. टर्म ऑफ डेटर का मतलब क्या है? इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड. इट इज नोन एज एवरेज कलेक्शन पीरियड. और ये एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे आता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे आता है? याद करो, रेशो. एवरेज कलेक्शन पीरियड, डेटर्स टर्नओवर रेशो. डेटर्स टर्नओवर रेशो. एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स पर मंथ या पर डे. एवरेज क्रेडिट सेल्स, ये डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, जिसे रिवर्स करते हैं तो यहां पे मिलता है हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब कितने मंथ में आप अपने डेटर से कलेक्शन ऑन एन एवरेज ले लेते हैं. तो उससे एक इंटरप्रिटेशन ये निकल के आती है कि जो भी आपके पास डेटर का बैलेंस, जैसे इसने बोला 2 महीने में हम कलेक्शन ले लेते हैं, तो आई एम नॉट मूविंग ऑन दैट रेशियो पार्ट कि फॉर्मूले से जाना है, लॉजिक समझ लेते हैं. हमें यहां बोला है कि जैसे 2 महीने में हम डेटर से कलेक्शन ले लेते हैं, तो जो भी डेटर्स बचे हुए हैं वो डेटर्स कौन से हैं? प्रीवियस 2 मंथ वाले. जनवरी के डेटर्स का कलेक्शन जैन फेब में आ जाता है. तो जो भी डेटर्स आपके पास बैलेंस बचा है वो है आपके प्रीवियस 2 मंथ के सेल्स वाले. ये हुआ. तो 2 महीने का, इसका मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर हमें डेटर्स दिए हैं दैट इज 50,000, जिनका पेमेंट बाकी है. एक तरह से वो लास्ट 2 मंथ की सेल वाले डेटर है. यदि 2 मंथ की सेल में 50,000 रुपीज का मेरा डेटर होता है, ये 2 मंथ के इक्वल है, तो 12 मंथ का मेरा सेल कितना होना चाहिए? ऐसे पहुंचेंगे हम सेल्स पे. तो 3 लाख आपकी क्रेडिट सेल्स आ जाएगी. 3 लाख विल बी योर नेट क्रेडिट सेल्स. अब क्रेडिट सेल्स आ गई है तो यहां रिवर्स, कैश सेल्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स. तो कैश सेल्स हो गई इसका 1/3 यानी 1 लाख. योर टोटल सेल्स कम्स एट 4 लाख. ये कौन से साल की? प्रीवियस ईयर. डेटर आपने जो उठाया वो प्रीवियस ईयर का उठाया है. ये सेल आ रही है आपकी प्रीवियस ईयर की. और फिर आगे क्वेश्चन ऐसे ही तो आया था, उस क्वेश्चन के अंदर 4 लाख की तो आई थी प्रीवियस क्वेश्चन में, लेकिन वो जीपी से उठा के लाए थे. इसमें ऐसे कैलकुलेट होके आ गई है ना 48,000 एडिशन. वो सब कुछ सेम है क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब कुछ सेम है क्वेश्चन के अंदर.
20% हायर देन द प्रीवियस ईयर, वो सब कुछ ये इस तरह से प्रीवियस ईयर की सेल निकलेगी। बाकी तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को नहीं करना, ये पॉइंट समझ लेना है। ये जो टर्म गिवन होता है, ये टर्म का मतलब है इतना पीरियड का सेल है वो। तो आप टर्म के केस में यदि मुझे फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे? क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू balance of debtors divided by credit period multiply by 12। ठीक, फाइन। तो इस क्वेश्चन का तो काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 भी नहीं करेंगे आप लोग। इसमें क्रेडिट का पीरियड दे रखा है, क्रेडिटर का, तो यू विल गेट परचेजेस। इसमें परचेजेस निकल के आ जाएगी, और अब परचेजेस आ गई, क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज है, प्रीवियस ईयर से सेल्स 20% हायर, वो सारी चीजें एज इट इज है, सब कुछ सेम है, बस परचेजेस प्रीवियस ईयर से उठा के ले आएंगे। बोथ द क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सेम। कैसे निकालोगे परचेज? वही 1 मंथ क्रेडिट दिया है, क्रेडिटर फॉर गुड्स 25,000 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 लाख। ये आ गई आपकी क्रेडिट परचेज। 1/3 ऑफ क्रेडिट परचेज इज कैश, तो ये आ गई आपकी प्रीवियस ईयर की टोटल परचेज। प्रीवियस ईयर की टोटल परचेज 4 लाख, और कैश परचेज 20% ऑफ नेट क्रेडिट परचेज। 20% है, 20 है बाबू, कैश परचेज इज 20%, तो 60,000। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन हो गया वापस आपका, कोई डिफरेंस नहीं है। आई थिंक ये बात दोनों क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक काम खत्म। हाँ, सो इसके साथ आज का काम हमारा खत्म। ये दोनों क्वेश्चंस यदि आप सेपरेटली विदाउट थिंकिंग अबाउट द प्रीवियस वन और वापस करें एक क्वेश्चन को, तो उससे एक वापस कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमें कैलकुलेट, सोल्यूशन मत देखना जो हमने 19 का किया है, सिर्फ 20 या 21 उठाना और फ्रेश करना एकदम से। वन शॉट में कितने टाइम में होता है, तो दैट विल गिव यू बूस्टर डोज। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या बोलता है, जस्ट हैव अ लुक व्हाट इट सेज। पैसा लेके सब में भागेगा। अविनाश रन्स अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट। ही क्लोजेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैपिटल लास्ट ईयर का बैलेंस शीट पूरा गिवन है। सेल्स 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर, जिसमें से 20% किस में है? कैश में। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर बता ही दिया इसने। पिछले साल का टोटल सेल 5 लाख था, इस साल 20% हायर है, 6 लाख होगा, उसमें से 20% कैश में होगा, 1,20,000 होगा। सारी इंफॉर्मेशन प्यार से मिल गई है। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, सारा का सारा परचेज का पेमेंट कैश में नहीं चेक से होता है। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट बोथ, क्रेडिट कस्टमर पे बाय चेक ओनली। ये तो उसने पहले पॉइंट में बोल दिया था कि 20% कैश है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर 10% पर एनम, मार्क करना नीचे अंडरलाइन, पर एनम। अभी पर एनम अंडरलाइन करना, यहाँ पर एनम बोला है। Avinash sent to bank the collection of month at the last of the each month after paying salary। कर चुके हैं हम ये क्वेश्चन। Yes, it's for your practice, homework। हो गया, सेम क्वेश्चन है। 22 भी सेम है और 23 भी सेम है। ये तीनों क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें आप ट्राई करें ना करें, प्रैक्टिस करें। लेकिन अब आपका काम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को एक बार
रादर देन मूविंग ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चंस, आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस सारे गो थ्रू कर लें। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ये डिस्कशन यहीं खत्म। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पहले हम प्रॉब्लम्स होंगी तो डिस्कस करेंगे, देन आगे मूव करेंगे। ओके बाय, सी यू।